हेलो, आप देख रहे हैं द टॉकिंग स्लाइड्स जहाँ पे मैं मेरी नॉलेज और ओपिनियंस आप सबसे शेयर करता हूँ। मैं काफ़ी अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना के डालता हूँ जैसे कि साइंस हो गया, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डीआईवाईज़ भी इस चैनल पे डालता हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ मुकरम जहाँ के बारे में। ये हैदराबाद के आखिरी बादशाह थे और जो हैदराबाद के बादशाह होते हैं इन्हें बादशाह या सुल्तान या फिर राजा के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि इन्हें निज़ाम के नाम से जाना जाता था। ये जो शहर हैदराबाद है ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। जब आप हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ की बिरयानी और चार मीनार अक्सर सबको याद आती है और मैं यहाँ पर कई बार जाकर भी आ चुका हूँ। और जो हैदराबाद शहर है ये असल में इंडिया का एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था आज़ादी के वक्त। और उस वक्त वहाँ पर जो हुकूमत थी वो थी आसिफ जाही डायनेस्टी की। और आसिफ जाही डायनेस्टी की हुकूमत हैदराबाद पर चली है 1724 से लेकर 1948 तक। 1948 में पुलिस एक्शन हुआ और उस वक्त उसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया था। जब जो आखिरी निज़ाम थे, जो आखिरी बादशाह थे हैदराबाद के, वो थे निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान, जो कि मुकरम जहाँ के ग्रैंड फादर थे। और मुकरम जहाँ के जो फादर हैं वो थे नवाब मीर हिमायत अली ख़ान। इन्हें आज़म जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें निज़ाम का टाइटल नहीं दिया गया था क्योंकि इन्हें रूलर नहीं बनाया गया था। मीर उस्मान अली ख़ान के बाद में सीधा रूलर बनाया गया मुकरम जहाँ को। मुकरम जहाँ की जो मदर हैं वो हैं दुर्र शहवार। ये बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हैं और उन्होंने हैदराबाद में बहुत काम किया है। इन पर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है क्योंकि ये एक सेपरेट वीडियो डिज़र्व करती हैं। एक जो इन्होंने काम हैदराबाद में किया बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया। एक इस तरह से इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था वहाँ पर। और ये जो असल में है ये एक प्रिंसेस थी टर्की की। जो टर्की में पहले जो उस ओटोमन एम्पायर थी उसकी और उसके जो सुल्तान थे अब्दुल मेजिद, उनकी बेटी थी हैं। टर्की से भी ओटोमन एम्पायर को हटा दिया गया था। फिर उसके बाद में जो वहाँ के राजा थे, जो सुल्तान थे अब्दुल मेजिद, उनको फ़्रांस में एग्ज़ाइल कर दिया गया था। उसके बाद में वो फ़्रांस में जाके रहने लगे थे। फ़्रांस में एक शहर है नीस नाम का, वो वहाँ पे रहने लगे थे। वहीं पर मुकरम जहाँ की पैदाइश भी हुई है। वो वहीं उन्होंने वहीं पे बर्थ लिया है और वो बर्थ उनका हुआ है 6 अक्टूबर 1933 को फ्रांस में नीस नाम के शहर में। इनकी जो पढ़ाई हुई है वो देहरादून के स्कूल से हुई है। इनकी जो मदर हैं दुर्र शहवार, ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई देना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि वो इस फील्ड में बहुत आगे जाएं और उसी हिसाब से इन्होंने पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दिया था। और देहरादून से तो स्कूल हुआ उनका, लेकिन उसके बाद में इन्हें यूके भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल से अलग अलग तरह की पढ़ाई की है। हारो नाम का एक स्कूल है वहाँ पे, उसका भी नाम आता है। पीटर हाउस कैम्ब्रिज, इन्होंने यहाँ से जो है एमए इन लिटरेचर किया। उसके बाद में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की। फिर रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, और ये सारे जो हैं यूके में हैं और यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। एक एक स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी एक न्यूज़पेपर में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर को वो इंटरव्यू दे रहे थे। उस न्यूज़पेपर में मैंने इनके पढ़ाई से लेकर के एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ। जो इनके ग्रैंडफादर थे निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान और मुकरम जहाँ, इनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शंस नहीं हुआ करते थे। और जब भी इनके दादा को, इनके ग्रैंडफादर को कुछ पूछना होता तो वो इनडायरेक्टली इनसे पूछते थे। और जब इन्हें मुकरम जहाँ को कोई जवाब देना होता था तो वो इनडायरेक्टली ही जवाब देते थे। एक बार का किस्सा वो सुनाते हैं। कहते हैं कि वो एक महफ़िल में थे और उस महफ़िल में जब उन्होंने उनके दादा को उनसे बात करनी थी तो उनके दादा ने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बोला कि वो जो है इनसे पूछें, मुकरम जहाँ से पूछें कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और उन्होंने उसका जवाब जो दिया वो इनडायरेक्टली दिया था। वो जवाब उन्होंने जो जो दिया था वो उस न्यूज़पेपर को बोला है, वो जवाब उन्होंने इंग्लिश में बतलाया है। उर्दू का ट्रांसलेशन या हिंदी का ट्रांसलेशन करना बेटर नहीं होगा, मैं उसको इंग्लिश में ही सुना देता हूँ। उन्होंने कुछ इस तरह से बोला, माई ऑनर्ड ग्रैंड फादर, आई डिड वेल इन माई टर्म। कुछ इस तरह का जवाब उन्होंने दिया, इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्ट सवाल का। जैसे मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बतलाया है कि 1948 में पुलिस एक्शन के ज़रिए हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया था। और जो वहाँ के बादशाह थे, जो मीर उस्मान अली ख़ान थे, निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान, इनको वहाँ की गद्दी से हटा दिया गया था। लेकिन
उस वक़्त निज़ाम का टाइटल रखा गया था और इन सब को एक अलग से सैलरी आती थी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए, वो एग्रीमेंट पर ही नहीं हटाया गया था। तो ये जो है 1967 में इनके ग्रैंडफ़ादर जो मीर उस्मान अली ख़ान हैं, इनकी डेथ हुई और उसके बाद में इन्हें वहाँ का राजा बनाया गया, वहाँ का निज़ाम बनाया गया, 8वां निज़ाम इन्हें वहाँ बनाया गया था और ये हुआ कोरोनेशन इनका जो हुआ है 24 फरवरी 1967 को। और ये सिर्फ 4 साल ही चल पाया। 1971 5 नवंबर को इनका जो टाइटुलर हुकूमत थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद में सिर्फ एक नाम रह गया, सिर्फ एक टाइटल रह गया और ये नेम से एक टाइटल था। और असल में ये जो हटाया गया था ये 26th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हटाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इनकी शादियों के बारे में बात करते हैं। ये कहा जाता है कि ये इनके लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है और ये भी कहा जाता है कि ये उस वक़्त के अमीर आदमी थे और इनकी जो दौलत है वो इनकी शादियों की वजह से ही बर्बाद हुई है। काफ़ी सारा पैसा जो है डिवोर्स सेटलमेंट में देना पड़ा और उस वजह से उनकी वेल्थ काफ़ी घट गई, ऐसा कहा जाता है। वैसे ये एक सोल वजह नहीं है, इन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं अपने वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के। इनके फ्रेंड्स ने भी इन्हें का कुछ धोखा दिया है, जो इनके उस वक़्त सेक्रेटरी इन्होंने जिसको रखा था, उन्होंने भी इन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था, जिसकी वजह से इनकी वेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि जब इनका कोरोनेशन हुआ था 1967 में, उस वक़्त निज़ाम के टोटल 6000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था और सिर्फ 2000 एम्प्लॉयज़ को ही रखा गया था। इसकी वो वजह ये बतलाते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट पर्स लाने वाली थी, जिससे इंडिया के जो प्रिंसेस हैं जिन्हें ईयरली पैसा दिया जाता था वो पैसा बंद करने वाले थे। अब क्योंकि वो पैसा बंद होने वाला था तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने इतने सारे 6000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी अरेस्ट भी हुए उस वक्त में। पेंशन को लेकर भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने बहुत हल्ला किया और बस वो मामला वहीं रह गया। उसके बाद में प्राइवेट पर्स आ गया, हट गया, सबकी सैलरीज बंद हो गई। तो वापस आते हैं और इनकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनकी जो पहली शादी हुई थी वो एक टर्की की प्रिंसेस से हुई थी, वो थी प्रिंसेस एसरा बर्जिन। ये शादी हुई थी 1959 में और ये शादी जो है ख़त्म हुई 1974 में। वैसे ये शादी ख़त्म होने की वजह जो बतलाते हैं वो ये थी कि जब प्राइवेट पर्स आ गया, जब 26th का अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो मुकरम जहाँ चाहते थे कि वो इंडिया छोड़ करके कहीं और जाके बस जाएं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तय किया। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वो प्रिंसेस इसरा बर्जिन जो है वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। अब क्योंकि वो साथ नहीं जाना चाहती थी तो उनके बीच में डिवोर्स हो गया। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई आयशा सिमंस से, जो कि एक एयर हॉस्टेस थी। इनका असली नाम था हेलन सिमंस। शादी के बाद इन्होंने अपना नाम बदला। इनकी शादी हुई थी मुकरम जहाँ से 1979 में और चली पूरे 10 साल 1989 तक, और ये ख़त्म हुई थी आयशा सिमन की डेथ से। और ये इनकी सबसे कंट्रोवर्शियल मैरिज रही है, क्योंकि जो आयशा सिमंस थी और बहुत ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए आखिरी अपने लाइफ के स्टेजेस में, कुछ जो शायद इस वीडियो में मैं बतला नहीं पाऊँगा, और बस आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हो अगर आपको इनके बारे में मालूम करना है। और जो इनकी तीसरी शादी हुई थी वो थी मनोलिया ओनर। थोड़ा सा मुश्किल है नाम बुलाने में। ये फॉर्मर मिस टर्की थी। जो इनकी दूसरी शादी है टर्की में, जो तीसरी शादी है वो भी टर्की से ही हुई थी, और इनकी जो शादी हुई थी 1992 और ये चली 1997 तक। उसके बाद में इनसे भी तलाक हो गई। फिर जो इनकी चौथी शादी है वो है जमीला बॉलरुस से। ये मोरक्को की रहने वाली थी। ये शादी हुई थी 1992 में, और 2 साल बाद इनकी शादी हुई प्रिंसेस आयशा ऑर्शेदी से, वो भी टर्की की थी। इनकी जो तकरीबन 3 शादियां टर्की से ही हुई थी। 2 तो ख़त्म हुई और ये शायद आखिरी तक चली है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया है कि ये बहुत ही अमीर आदमी थे और इनके पास बहुत ही वास्ट एस्टेट था। काफ़ी ज़मीन इनकी थी, काफ़ी पैलेसेस ये ओन किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया में एक शीप स्टेशन ये ओन किया करते थे। एक तस्वीर मैं आपको शीप स्टेशन की बतला रहा हूँ, ये उनकी शीप स्टेशन की नहीं है, बस आपको दिखला रहा हूँ क्योंकि एक रेफरेंस के लिए कोई ना कोई फ़ोटो चाहिए, और ये कॉपीराइट फ्री फ़ोटो है तो बस इसी को दिखाओ ताकि कुछ समझ में आए
आए, उन्होंने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जा कर के किया क्या था। तो इनके जो है पास 5 पैलेसेस थे। 5 पैलेसेस में एक पैलेस था चौमाला पैलेस, चौ मोहल्ला पैलेस इसे बोला जाता है, और ये जो है इनका ऑफिशियल रेसिडेंस था। और एक पैलेस इनके पास था, वो था फलकनुमा पैलेस, अभी जो है वो ताज ग्रुप के पास है। जो तीसरा पैलेस है जो जो इनके पास था, जो ये ओन करते थे, वो है किंग कोठी पैलेस। ये जो है निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान का ऑफिशियल रेसिडेंस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे एक पर्दा भी है, जो मेन गेट पर एक पर्दा नज़र आ रहा है। ये पर्दा अक्सर जो है जब निज़ाम घर पे नहीं हुआ करते थे तो इस पर्दे को छोड़ दिया करते थे। औरंगाबाद में भी एक पैलेस था इनका, जिसे नौखंदा पैलेस बुलाते हैं। ये अभी औरंगाबाद कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और एक पैलेस है जो है चिरान पैलेस, ये अभी एक पैलेस इनके पास है। और एक है पुरानी हवेली, ये जो है मसरत महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये पैलेसेस हैं जो इनके पास थे। और ये कार के काफ़ी शौकीन आदमी थे। इनके पास कहा जाता है कि 56 के करीब कार थी, और सिर्फ उनमें से 4 ही कार्स जो है वर्किंग कंडीशन में थी, ऐसा कहा जाता है। और ये खुद एक मैकेनिक भी थे। ये खुद की कार्स जो हैं खुद ही रिपेयर कर लिया करते थे। एक वीडियो मैं जो है इन पर और बनाने वाला हूँ मुकरम जहाँ पर, और वो है इनके वो किस तरह से क्यों ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए थे। वो वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, अगली वीडियो मेरी वही होगी। तो ये थे मुकरम जाह। और मेरे चैनल पे जो आपने वीडियो देखी, इस तरह से मैं निज़ाम पर और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और काफ़ी सारे वीडियोस निज़ाम पर